सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया था। 9th क्लास का साइंस का जो फिजिक्स का पार्ट है उसको हम कंप्लीट कर चुके थे, और 2 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के रह गए हैं, रसायन विज्ञान के। तो उसको आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। इसके बाद अन्य वीडियो में वो सब यहाँ पर आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अध्याय तीसरा यानी 3rd चैप्टर जो आपका है वो है परमाणु एवं अणु। तो यहाँ पर एटम एंड मॉलिक्यूल के जो शिक्षण बिंदु यानी प्रमुख बिंदु जो आपको नोट करने हैं उसको लिखेंगे। तो पहला पॉइंट जो आपके सामने है रासायनिक संयोग लिखिएगा। दूसरा है रासायनिक संयोग के नियम। इसमें यहाँ पर आपके पास 2 नियम दिखा रखे हैं, द्रव की अविनाशिता का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। वैसे तो 5 नियम हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 9th क्लास के स्टैंडर्ड पे यहाँ पर केवल 2 नियमों के बारे में ही हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तीसरे में आते हैं, 3rd वाला है आधुनिक परमाणु सिद्धांत। 4th वन परमाणु क्या होता है। 5वां परमाणु द्रव्यमान के बारे में देखेंगे। 6 पे अणु आते हैं। 7 अणुओं का आकार। 8 पर तत्वों के अणु। नंबर 9 पे यौगिकों के अणु। 10 पर पढ़ेंगे आयन। 11 पर आते हैं रासायनिक सूत्र लिखना, किस तरह से रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। 12 पर अवागार्दो संख्या है, और 13 पर है आपका मोल संकल्पना। तो इस चैप्टर में ये 13 पॉइंट 13 बिंदु हम लोग कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है रासायनिक संयोग। तो रासायनिक संयोग की यहाँ पर जो सभी डेफिनेशन मैंने ली हैं बड़ी ही शॉर्ट में ली हैं, और आपको याद करने के पर्पज़ से उसकी भाषा बहुत ही सरल बना के वहाँ पर ली गई है। ठीक है, तो आप सभी को ये फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ऐसा मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ। और याद कीजिएगा, साथ ही साथ लिखने के साथ साथ आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। परीक्षा अति निकट है, तो आप उन सभी दृष्टिकोण से आप ये सब तैयार करिए भविष्य के लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे आते हैं रासायनिक संयोग। रासायनिक संयोग क्या होता है। तो सभी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। इस संयोग को रासायनिक संयोग या केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर है। सेकंड पे आते हैं, रासायनिक संयोग के नियम क्या हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विभिन्न रासायनिक संयोगों में सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे कुछ नियमों का पालन करती हैं, और इन नियमों को रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। कितनी होती संख्या में ये 5 होती हैं। तो 5, और यहाँ पर केवल कितने हैं, केवल 2 नियमों का यहाँ पर आप स्टडी करेंगे। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था, तो 5 लॉ हैं, और तो उन लॉ में से केवल 2 नियम आप पढ़ेंगे। और उसमें से पहला जो नियम है, ए यहाँ पर लिख के दिया है, द्रव की अविनाशिता का नियम। वैसे तो बहुत सरल भाषा में है, कई सारे बुक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम से नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसमें जो भी पदार्थ अभिकारक कहे जाते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया के बाद में जो पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद बोलते हैं। तो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो द्रव्यमान है रासायनिक अभिक्रिया में बने उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब जितना स्टार्टिंग में द्रव्यमान था उतना ही अभिक्रिया के बाद में भी द्रव्यमान बना रहेगा। ओके, अब है इसमें कि आगे द्रव अविनाशी है, और द्रव को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता। उसका सिर्फ क्या होता है, रूपांतरण होता है। जैसे मान के चलिए कोई पदार्थ आपने अभिकारक के रूप में यूज़ किया, और अभिकारक यूज़ करने में उसकी कुछ गैस बनी, ठीक है ना। तो जो सॉलिड पदार्थ या लिक्विड पदार्थ में जो चीज़ आपके पास रही वो उत्पाद में भी रहेगा, और गैस स्टेट में है तो गैस स्टेट में भी रहेगा। लेकिन गैस का द्रव्यमान आप काउंट कर लीजिए, और जो दूसरा पदार्थ है जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ZnH2SO4, ठीक है, जिंक और H2SO4 लिया गया। जिंक लिया आपका 10 ग्राम, H2SO4 लिया 20 ग्राम। तो इनकी केमिकल रिएक्शन करी, इनकी रासायनिक संयोग हुआ। रासायनिक संयोग के बाद में यहाँ पर आपको मिला ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2 हाइड्रोजन गैस। जैसे ऊपर तीर का निशान आप यहाँ पर बना हुआ देख रहे हैं, ये गैस को रिप्रेजेंट करता है, यानी गैस जो वायुमंडल में जाएगी, यानी जो फ्री है। ठीक है, तो ये सिंबल बता देगा कि कौन सी गैस फ्री हुई है। तो यहाँ पर सीधा मतलब है कि ये जो अभिकारक हैं, ठीक है, ये दोनों अभिकारक बोले जाएंगे। Zn और H2SO4 ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और ZnSO4 प्लस H2 ये उत्पाद बोले जाएंगे जो अभिक्रिया में हमको प्राप्त हुए हैं। तो इनका द्रव्यमान जो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में कितना था, 10 ग्राम आपका जिंक था, 20 ग्राम H2SO4 था, टोटल हुआ 30 ग्राम। ठीक है, तो ये आपके अभिकारक का द्रव्यमान हुआ 30 ग्राम। और इसी तरह से ZnSO4 और H2SO4 को देखें तो 25 ग्राम आपका ZnSO4 है, हाइड्रोजन आपकी 5 ग्राम है।
तो इनको भी आप टोटल करेंगे तो ये भी आपको कितना मिलेगा 30 ग्राम। जितना पहले द्रव्यमान था उतना ही अभिक्रिया के बाद में है। बस यहीं से यही स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व का द्रव्यमान बराबर होगा रासायनिक अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान। यही पहला वाला नियम आपका कहता है। बी पे आते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। बड़ा ही अच्छा नियम है, देखते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक मतलब कई सारे तत्वों का एक निश्चित अनुपात में कई सारे तत्व आपके मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे H2O ले, इसमें कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं? एक तो हाइड्रोजन मिला हुआ है और एक मिला हुआ है ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये आपके तत्व हैं और ये तत्व मिलकर एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। तो वो निश्चित अनुपात में जो आपको प्राप्त होता है पदार्थ, वो आपका यौगिक कहलाता है। तो इसमें वही है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक, चाहे वे किसी भी विधि से बनाया अथवा प्राप्त किया गया हो, उसके तत्वों के द्रव्यमान सदैव एक निश्चित अनुपात में ही होते हैं। उदाहरण, जैसे बारिश का जल हो, उसका फॉर्मूला H2O है, ठीक है। या किसी भी विधि से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहे हैं, H2O आपको मिल रहा है। तो चाहे बारिश के जल से आपको मिल रहा हो या किसी भी और झरने से आपको जल मिल रहा हो या नदी का जल हो, वो सभी जल आप कलेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि H2O में हाइड्रोजन को देखें 2 एटम, ऑक्सीजन का 1। तो चाहे वो किसी भी विधि से बनाया गया हो, का क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का आपका होता है 16, ठीक है, 1 6 16। तो इनका जो रेशो है ये 2:16, या इसको क्या कर सकते हैं, 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 1 2, 2 8 16, 1:8। चाहे आप किसी भी जल के बारे में बात कर लीजिए, उनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो पाया जाएगा वो आपका 1:8 यानी 1:8 पाया जाएगा, जो यह वाला नियम कहता है। जैसा आप सामने भी देख रहे हैं कि स्रोत किसी भी स्रोत से प्राप्त किया उसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। ऐसा भी आपको समझा, उसी तरीके से यहाँ पर है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा बिंदु है आपका आधुनिक परमाणु सिद्धांत। देखिए, परमाणु सिद्धांत काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे खोजें होती गई उनमें सुधार होता चला गया है। सबसे पहले कहा गया था कि सबसे छोटा पार्टिकल अणु होता है, ठीक है। अणु के बाद जब परमाणु की खोज हो गई तो कहा गया कि परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। परमाणु को कहा गया कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन फिर उसमें आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 तत्व 3 कण पाए जाते हैं। स्थायी कण स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल यानी अस्थायी कण भी होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन या न्यूट्रिनो या, ठीक है ना। तो इस तरह से अन्य कण भी उसमें पाए जाते हैं। तो अब जो प्रेजेंट थ्योरी है वो आपकी क्या कहती है, उसको आपको यहाँ पर आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस में जितना उतने ही की बात करेंगे। तो सिद्धांत में इसको आप देखिएगा। तो यहाँ पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन किया और ये बताया कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि परमाणु विभाज्य है। विभाज्य का मतलब पहले अविभाज्य माना जाता था, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो परमाणु कैसा है, विभाज्य है। ये 3 प्रकार के मूल कण और स्थायी कण भी आप इनको लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अतः परमाणु को इन कणों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो स्थायी कण भी हो सकते हैं, स्थायी कण भी कहा जा सकता है। अस्थायी के नाम मैंने आपको बताए, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पर ये समय के साथ में थोड़ा इनकी जो लाइफ टाइम है वो बहुत शॉर्ट होती है और ये समाप्त हो जाते हैं समय के साथ में। जो स्टेबल रह जाते हैं वो आपके 3 पार्टिकल हैं। और इसमें भी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं एक्स्ट्रा, कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, नाभिक में रहेंगे और एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। चलिए सेकंड पर आते हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान नहीं होता, परंतु उनके परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं। ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ से एक परिभाषा आपको और मिल गई कि समस्थानिक किससे कहते हैं। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आप देख रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ कि आपका जो 1H1 जैसे आपने लिखा है, तो किसी भी तत्व का यहाँ पर जो संख्या लिखी हो वो आपकी कहलाती Z, ZXA। इससे मैं एक जर्नल समीकरण आपको बता देता हूँ कि Z जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या बताता है। A जो आपका एटॉमिक मास है, जो द्रव्यमान संख्या है, उसको रिप्रेजेंट करता है, परमाणु भार को रिप्रेजेंट करता है। और इस A में
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। अब कहेंगे आप इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान Z के ही बराबर होता है, ठीक है ना। जितने प्रोटॉन होंगे किसी भी परमाणु में उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। थर्ड वाले पॉइंट पर आते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं परंतु उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। और ऐसे परमाणु को क्या कहेंगे, ऐसे परमाणु को बोला समभारी परमाणु कहते हैं। ये अलग अलग तत्वों के, जैसे हाइड्रोजन का ट्राइटियम देखिए 1s3 और हीलियम का 2he3, तो इसमें परमाणु क्रमांक तो दोनों के अलग अलग हैं। इसका 1 है, इसका 2 है, लेकिन दोनों के परमाणु भार एक समान है 3 तो ये कंडीशन हो सकती है। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, तत्वों के परमाणु परस्पर रासायनिक संयोग करके अणु बनाते हैं। ये पांचवा पॉइंट। चौथा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग ले सकते हैं लेकिन अणु भाग नहीं लेते हैं। और जो परमाणु है वो आपका स्वतंत्र अवस्था में भी नहीं रह सकता है, ठीक है। अणु आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। लास्ट पॉइंट आता है 6, आपका तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है, ना कि उसका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ परमाणु क्रमांक के आधार पर ही आवर्त सारणी बनाई गई है, ठीक है। तो अभी आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई जा रही है, बनी हुई है। तो यहाँ पर ये आपका 6 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो पॉइंट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।